हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग एमसीक्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे द्वारा, और मैं डेली आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। और हम लोग का भी मेन टारगेट है, जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है 2023 में, उसी को हम लोग टारगेट किए हुए हैं। हम लोग का मेन टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2023। जो भी बच्चे कॉमर्स क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उन्हीं को हम लोग अभी टारगेट किए हैं। और धीरे धीरे हम लोग हर एक एग्जाम को कवर करेंगे, जो भी एग्जाम कॉमर्स से रिलेटेड है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज एमसीक्यू को देखेंगे, और आज जो हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे, हम लोग का टॉपिक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम लोग सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। उसी चैप्टर पर हम लोग आज एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए, और चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग टोटल 19 क्वेश्चन को लिए हैं। और अगर आप लोग टोटल 19 क्वेश्चन को कर लिए इस चैप्टर से, तो इसके बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक कॉपी में नोट कीजिए, और एग्जाम के टाइम इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है? और हम लोग इसको मिलकर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को बताना है, मेरे प्यारे दोस्तों, कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। तो जब भी हम लोग फर्म का पुनर्गठन करते हैं, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशंस करते हैं, तो दायित्वों के मूल्य में जो कमी होता है, तो उससे क्या होता है? दायित्व का मूल्य में कमी, यानी कि अगर लायबिलिटी घटता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर लायबिलिटी घटता है यानी कि दायित्वों का मूल्य में अगर कमी होता है, तो हम लोग को उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर लायबिलिटी घटता है, तो हम लोगों को क्या होता है, यानी हम लोगों को नहीं, पार्टनर लोग को, के लिए लाभ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दायित्व घट रहा है मतलब मेरा जिम्मेवारी घट रहा है, मतलब मेरा लाभ हो रहा है ना? मेरे लिए फायदा है, मेरा बोझ हल्का हो रहा है, मेरा दिमाग का जो टेंशन है वो हल्का हो रहा है। लायबिलिटी घट रहा है मतलब लाभ हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि साझेदार के प्रवेश पर, जब कोई नया पार्टनर प्रवेश करता है, मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है, एक न्यू पार्टनर आ गया सी। जब कोई नया पार्टनर प्रवेश करता है, तो संचय को हस्तांतरित करेंगे, जो भी हम लोग का मतलब संचय है, यानी कि रिजर्व है, उस रिजर्व को हम लोग मतलब किसको हस्तांतरित करेंगे? तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। क्योंकि देखिए, ये जो रिजर्व है, पुराना पुराना रिजर्व है, तो पुराना रिजर्व किसको पाने का अधिकार है? पुराने साझेदारों को अधिकार है, तो हम लोग किसको बांटेंगे? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में इसका हस्तांतरण करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, मान लेते हैं कि ए और बी पार्टनर है, न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर मान लेते हैं कि सी आ रहा है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, तो परिसंपत्तियों में हुई मूल्य में वृद्धि, अगर संपत्ति बढ़ रहा है, यानी कि अगर एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स अगर बढ़ रहा है, तो इसका प्रॉफिट को किसके नाम किया जाएगा? यानी कौन नाम का मतलब हो रहा है डेबिट, या नाम का मतलब होता है डेबिट। तो किसमें हम लोग उसको डेबिट करेंगे अगर एसेट्स बढ़ रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर एसेट्स बढ़ रहा है माने संपत्ति बढ़ रहा है, तो संपत्ति खाता में डेबिट करेंगे। जिसका अकाउंट बना रहे हैं उस खाता में हम लोग क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि फर्म के लिए आहरण पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई एक फर्म है, मान लेते हैं कि एक फर्म है, फर्म में मान लेते हैं कि ए बी और सी पार्टनर है। अगर फर्म से ए बी और सी ने कुछ पैसा आहरण किया है, जिसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर आहरण किया है, और आहरण पर अगर ये लोग ब्याज जमा कर रहा है, तो फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए एक प्रकार का लाभ है, यानी कि आय है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। अगर पार्टनर लोगों का, जो साझेदारों का जो लाभ का विभाजन में परिवर्तन होता है,
तो उसको हम लोग क्या मतलब किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनर्गठन। जब पुनर्गठन होता है यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो क्या होता है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं कि ए, बी और सी 3 पार्टनर था। पहले इन लोगों का रेशियो मान लेते हैं कि 3:2:1 था, है ना? अब मान लेते हैं कि इन लोगों का रेशियो बराबर-बराबर हो गया, तो क्या हो गया? इन लोगों का अनुपात में परिवर्तन हुआ, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग पुनर्गठन कहते हैं, यानी कि फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फर्म। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। अगर साझेदारी अनुबंध में कोई परिवर्तन है, यानी कि पार्टनर लोग का कोई पार्टनरशिप डीड है, मान लेते हैं कि पहले जो डीड में कुछ मेंशन था, अब उसमें अगर कोई परिवर्तन हो गया, यानी कि इसका अगर जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इसमें कोई चेंजेज हो गया, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्गठन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। मान लेते हैं कि पहले ए, बी और सी का रेशियो था 3:2:1। अब क्या हो गया कि इन लोगों का रेशियो चेंज हो गया। अब मान लेते हैं कि ए, बी और सी का 1:1:1, यानी कि जो भी इन लोगों का अनुबंध था, यानी कि जो भी इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेज होता है, तो उसी चेंजेज को कहते हैं फर्म का पुनर्गठन। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि साझेदारी समझौते में परिवर्तन से, जब समझौता यानी कि एग्रीमेंट, पार्टनर लोगों का जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है, मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि इसमें चेंज हुआ, उसी प्रकार से अगर कोई चेंजेज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए उसमें क्या होता है कि पार्टनर लोगों का संबंध बदल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? पार्टनर लोगों का संबंध बदल जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अगर नहीं समझे तो चलिए हम इसको डिस्कशन करते हैं डिटेल में। मान लेते हैं कि पार्टनर है ए, बी और सी, और मान लेते हैं कि पहले रेशियो था 3:2:1, और मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पहले हो रहा था इन लोगों का 60,000 रुपये का प्रॉफिट। अगर 60,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो इसको मिल रहा था कितना? इसको मिल रहा था 30,000, इसको मिल रहा था 20,000 और इसको मिल रहा था 10,000। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मान लेते हैं कि रेशियो चेंज हो गया, यानी कि परिवर्तन हो गया, ठीक है, परिवर्तन हुआ। अब मान लेते हैं कि रेशियो हो गया 1:1:1, और मान लेते हैं कि 60,000 रुपया का ही प्रॉफिट हुआ है अभी भी। तो अब इन लोगों को कितना कितना मिलेगा? अब इसको मिलेगा 20,000, इसको भी मिलेगा 20,000, और मेरे प्यारे दोस्तों इसको भी मिलेगा 20,000। यानी कि इन लोगों का क्या हो गया? इन लोगों का जो आपस में जो संबंध था, इन लोगों का जो ये था, रिलेशन था, वो चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। देखिए इसको पहले 30 मिल रहा था, अब 20 मिल रहा है। इसको पहले 10 मिल रहा था, अब 20 मिल रहा है, यानी कि संबंध में क्या हो गया? संबंध बदल जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आप लोगों को कॉमर्स पढ़ाऊंगा नहीं, घोल के पिलाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फर्म में दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरा पार्टनर का नाम बी है, और इन लोगों का पहले रेशियो था 2:1 था। ठीक है, पहले का रेशियो क्या था? 2:1 था। अब जो उन्होंने समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया है, यानी अब जो ये देखिए ये था ओल्ड रेशियो, क्या था? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। अब क्या कर रहा है ये लोग? न्यू रेशियो क्या है इन लोगों का? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो इन लोगों का समान है, यानी कि बराबर बराबर बांटने का निर्णय करता है, 1:1 में बांटने का निर्णय करता है। तो बताना है आपको कि ए का त्याग क्या होगा, यानी कि ए का सेक्रीफाइसिंग निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए का नाम, यहाँ पर लिखते हैं मान लेते हैं बी का नाम। तो ओल्ड क्या था? पहले वाला देखिए ये वाला ओल्ड है, पहले वाला क्या है? ओल्ड है, ये वाला ओल्ड है। तो ओल्ड कितना था? ए का था 2, और टोटल था कितना? 3, माने 3 में से 2 हिस्सा ए को मिल रहा था, और बी को 1 में से 3 हिस्सा मिल रहा था। अब जो न्यू रेशियो है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यू क्या है? न्यू है 1:1, यानी कि इसका क्या है? आधा मिल रहा है, मतलब 2 में से 1 हिस्सा ए को मिल रहा है और 2 में से 1 हिस्सा बी को मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका पूछा है? ए का त्याग निकालिए। तो क्या कर देंगे? 2/3 में माइनस कर देंगे 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम कितना होगा? इस एलसीएम होगा 6। कितना होगा? 6। और इसका कितना हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका 4, और इसका हो जाएगा कितना आपका?
3 यानी कि 4-3/6 यानी कि 1/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों के लिए अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग बस मेरे वीडियो में मेरे चैनल में कनेक्टेड कनेक्टेड रहिए, कनेक्शन बनाए रखिए, आप लोगों का पूरा ए टू जेड सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। अगर परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो गई यानी कि एसेट्स अगर बढ़ गया, अगर एसेट्स बढ़ जाता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों उससे क्या होगा, पार्टनर लोगों को लाभ होगा। मान लेते हैं कि कोई एक संपत्ति था, मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग था, एक बिल्डिंग मान लेते हैं पहले 10 लाख का था, अब इसका दाम बढ़ करके मान लेते हैं 12 लाख हो गया। कितना हो गया? 12 लाख हो गया। तो क्या हो गया, पार्टनर लोगों को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इसका देखिए दाम बढ़ गया, यानी कि एसेट्स का दाम बढ़ने पर पार्टनर लोगों को प्रॉफिट होता है। और साथ ही साथ अगर लायबिलिटी का दाम घट जाए तो भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी घटा मतलब जिम्मेवारी घटा है, जिम्मेवारी घटा मतलब पार्टनर लोगों के लिए प्रॉफिट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर क्या होगा? यानी कि एक ऐसा देनदारी एक ऐसा डेटर जो पहले से लिखा हुआ नहीं था, और अगर हम उसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान, है ना, साझेदारों का क्या हो जाएगा, वर्तमान साझेदारों के लिए ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसको, इसका सही आंसर, ठीक है। यानी कि देखिए देनदारी का लेखा करने पुनर्गठन पर, ठीक है, पुनर्गठन पर, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, मेरे प्यारे दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैं आप लोगों को इसका कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसको डिटेल समझाऊंगा कि कैसे होगा बोल के, अगर डाउट किन्हीं को रह गया तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि ए, बी और सी फर्म के साझेदार हैं। देखिए पार्टनर कौन कौन है, ए है, बी है और सी, तीन पार्टनर है। यदि एक न्यू पार्टनर डी आता है, डी क्या आता है, न्यू पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर, ठीक है, एनपी लिख दिया, न्यू पार्टनर आता है। तो बताना है कि इस स्थिति में क्या होगा, फर्म का विघटन होगा कि फर्म का पुनर्गठन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर ऐसा कभी भी होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्म का पुनर्गठन होता है। क्या होता है, पुनर्गठन होता है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है या फिर जब भी कोई पुराना पार्टनर रिटायर करता है या फिर कोई पार्टनर का डेथ होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है। क्या होता है, पुनर्गठन होता है, पुनर्गठित होता है, ना कि विघटन। विघटन का मतलब होता है अंत होना, यानी कि पार्टनरशिप को पूरा खत्म कर देना। पार्टनरशिप खत्म नहीं है, पार्टनरशिप चलेगा लेकिन पार्टनर नया आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों स्टार बना करके लिख लीजिए कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है या फिर कोई पुराना पार्टनर रिटायर करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः क्या मानना चाहिए? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कि पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना चाहिए? तो एक प्रकार का विनियोजन मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? लाभ का विनियोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट्स का दाम बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वर्तमान साझेदारों के लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार का लाभ हो जाएगा। हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही इसको समझ चुके हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर लिखित संपत्ति का लेखा करना, लेखा करने पर क्या होता है? यानी कि एक मेरे प्यारे दोस्तों कहा जा रहा है कि एक यहाँ पर देखिए लिखित नहीं होना चाहिए, अलिखित होना चाहिए था, अलिखित या फिर अपलिखित। अपलिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रकार का प्रॉफिट होता है। यानी कि एक ऐसा संपत्ति जो पहले लिखा हुआ नहीं था और अब लिख दिया, यानी कि अब उसको हम संपत्ति मान लिए, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो एक प्रकार का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्वों का लेखा करने पर क्या होता है? यानी कि एक ऐसा लायबिलिटी जो पहले से हमको लिखा हुआ नहीं था और अब हम उसको लिख रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर अब लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, मेरे लिए हानि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमको उसका भुगतान करना होगा,
ठीक है, यानी लायबिलिटी को अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और एसेट्स को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इस बात को स्टार बना करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता या फिर लाभांश समायोजन खाता एक क्या खाता है, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता, यानी कि और या फिर लाभांश समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो है पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक किस प्रकार का अकाउंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो है एक प्रकार का नाम मात्र खाता, यानी क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। मैं बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये नॉमिनल अकाउंट क्यों है। मैं एक एक चीज का क्लियर कट जवाब दूंगा आप लोग को, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। बस आप लोग मेरे हर एक वीडियो को देखिएगा, जितने भी वीडियो आएंगे हर एक वीडियो को देखिए, मैक्सिमम वायरल कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष, जो भी हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बैलेंस निकलता है, जो भी बैलेंस निकलता है क्लोजिंग में लास्ट में, उसको शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बताना है कि किस रेशियो में करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी पुराना धन संपत्ति हो, जो भी पुराना धन संपत्ति हो, सारे के सारे हम लोग पुराने अनुपात में बांटेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में। क्योंकि देखिए, पुराना चीजों को बांटेंगे पुराना रेशियो में, और नए चीजों को बांटेंगे नए रेशियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, आप लोगों को बताना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग देख चुके थे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। माइनस क्या होता है, माइनस होता है न्यू रेशियो। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात, पुराना अनुपात माइनस, माइनस नया अनुपात, नया अनुपात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा, 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि लाभ प्राप्ति अनुपात, यानी कि गेनिंग रेशियो। बताना है कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि गेनिंग रेशियो बराबर होता है, गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, माइनस ओल्ड रेशियो। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड को पहले लिखना है और गेनिंग रेशियो में न्यू को पहले लिखना है। बाकी दोनों का आंसर सेम आता है ना। आप किसी भी फॉर्मूला में बनाइए, आंसर दोनों का सेम आएगा। देखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि लाभ प्राप्ति अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात, नया अनुपात माइनस घटाव पुराना अनुपात। क्या होता है, पुराना अनुपात, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग आज का क्लास को एंजॉय किए होंगे। मेरा हर एक वीडियो को आप लोग देखिए, मैं जितना भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, हर एक वीडियो को देखिए। आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा और आप लोगों को अकाउंटेंसी में 70% से अबव दिलाऊंगा। ये मैं आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म में चैलेंज करता हूँ और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सकता है हर एक स्टूडेंट तक, जो भी नीडी पर्सन है, जिनको भी जरूरत है, उन तक पहुंचाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार का प्रवेश, और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा हम लोग उसको भी देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हर एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा, आप लोग अंत तक बने रहिए। एग्जाम में, एग्जाम की खोपड़ी में हम लोग छेद करके दिखाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।